तो भाइयों आपका स्वागत है स्पेशली कलश और शादाब का हमारे स्नो फैमिली को ज्वाइन करने के लिए। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हालनी सोरिंग हेवन सिटी आता है जहां पर वो कई सारी मीटिंग को अटेंड करता है। सेकंड मीटिंग में वो अपने ओल्ड सेट के मास्टर से मिलता है जहां पर वो एक काफी अच्छी डील साइन करता है। जिसके बाद वो थर्ड मीटिंग को अटेंड करने पहुंच जाता है और सरप्राइजिंगली वहां पर मार्कस नालांग निकल जाता है, जिसे देखकर हालनी कहता है कि क्या सरप्राइजिंग बात है। तो जिसने भी पिछला एपिसोड नहीं देखा जाकर उसे पहले देख ले, नहीं तो आगे स्टोरी सुन नहीं आएगी। तो अब आगे जैसे मार्कस नालांग हालनी की बात सुनता है तो वो कहता है कि सच कहूँ तो मुझे भी यकीन नहीं है। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बच पाऊंगा। जब हम अलग हुए थे तो मुझे लगा मैं सेफ हूँ, पर वो लोग मुझे एक सीक्रेट टेक्निक से ट्रैक कर रहे थे। मुलान प्लान्स की तक उन्होंने मेरा चेस किया, लेकिन शुक्र है कि वहाँ पर उसी वक्त पे कई सारे हाई ग्रेड स्पेल वॉरियर आ गए और उनसे फाइट करने लगे, जिसका मौके का फायदा उठाकर मैं वहाँ से भाग निकला। हालनी देखता है मार्कस नालांग का चेहरा एकदम पीला पड़ चुका था, आंखें थोड़ी डल थी जैसे उसकी विटलिटी खत्म हो चुकी हो। उसके पास एक आदमी बैठा था व्हाइट रूम में, हेवन पीक सेट का एल्डर था जो। हालनी फिर कामली बोलता है कि ब्रदर नालांग तुम्हारा स्केप इम्प्रेसिव है, पर तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए था। इतनी भी क्या अर्जेंसी थी कि मुझे ढूंढने के लिए मेरे कंकुबाइन के पास डिसाइबल भेज दिया। मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मार्कस नालांग यह सुनते ही एम्बैरस हो जाता है। वो बोलता है कि फिलोदॉस ठान गलत मत समझो, मुझे यह मजबूरी में करना पड़ा। अभी भी हमारे पीछे कई सारे लोग लगे हैं, इसी वजह से सीक्रेट मीटिंग रखनी पड़ी। फिर उसने अपने साथी का इंट्रोडक्शन दिया और कहा कि ये है फिलोदॉस जेट पीएल, हेवन पीक सेट का एक लीडर है जो कि मेरा दोस्त है। मैं इस पे अपनी जान पे वही भरोसा कर सकता हूँ। तब वो व्हाइट एल्डर हालनी को सैल्यूट करता और कहता है कि अगर मेरे मेथड आपको बुरा लगा तो माफी चाहता हूँ, पर यही एक तरीका था जिससे किसी को शक न हो। हालनी हाथ हिलाकर कहता है कि ठीक है, अगर इतना ज्यादा जरूरी था तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बताओ कितनी अर्जेंसी, मुझे बुलाया क्यों? आखिर वो बात क्या है? क्या ये जेट बॉक्स से रिलेटेड है? यह सुनते ही मार्कस नालांग का एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो गया। वो कहता है कि बिल्कुल सही गेस किया तुमने। गोस्ट एक्सप्रेस ने हमारे प्रीवियस पार्टी मेंबर को अपनी तरफ शामिल कर लिया था। उसका मकसद था कि मास्टर चांगकुन के मैप या डेविल फेम वैली में घुसने का मेथड पाए, और तुम्हारे पास भी वो जेट बॉक्स था, यानी एक की आइटम तुम्हारे पास भी है। हालनी तुरंत कहता है कि आइटम? क्या तुम ब्लैक रिंग की बात कर रहे हो? यह सुनते ही मार्कस नालांग के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ गया। वह कहता है बिल्कुल सही, हेवन अर्थ रिंग तुम्हारे पास है, ये बहुत अच्छी बात है। हालनी थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है कि हेवन अर्थ रिंग, क्या ये वही रिंग है जिसको हुआंग ने मेट्योर आयरन से रिफाइन की थी, जिसका कोई नॉर्मली खास एबिलिटी नहीं है, पर जब वो ग्रीन नॉर्थ हीरेंस लाइट के संपर्क में आती है तो उसका कंट्रोल करके फॉर्मलेस अटैक को कर सकते हैं? यह सुनते मार्कस नालांग तुरंत कंफर्म करता है कि हाँ बिल्कुल वही हेवन अर्थ रिंग। ये एक्चुअली में दो पार्ट यानी यिन और यांग में डिवाइडेड होती है। यिन रिंग से तुम अपने आप को ईसेंस लाइट से प्रोटेक्ट कर सकते हो और यांग रिंग से तुम ईसेंस लाइट को कंट्रोल कर सकते हो और दूसरे पर अटैक कर सकते हो। तुम्हारे पास 3 रिंग है। फिर वो आगे बताता है कि मास्टर चांगकुन ने इस रिंग का यूज करके डेविल फेम वैली के ग्रीन नॉर्थ ईस्टर्न लाइट जोन को सेफली क्रॉस किया था। और हाँ, और भी तरीके हैं वहां से निकलने के, पर उसके लिए रेयर ट्रीजर पावरफुल फॉर्मेशन चाहिए जो अभी तुरंत मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हालनी दोनों को देखकर सोचने लगा, क्या चाहते हैं कि मैं इनके साथ डेविल फेम वैली जाऊं? लेकिन तभी मार्कस नालांग बोल पड़ता है कि मैं सीधी बात करूंगा फिलोदॉस ठान, मैं चाहता हूँ कि हम तीनों डेविल फेम वैली में जाएं और वहाँ के टीजर को लूटे, जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएंगे और जब हम वापस आएंगे तो हमें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं रहेगी। तब हालनी उनकी बातों को ध्यान से सुनता है, लेकिन वे तुरंत जवाब नहीं देता। उसकी आंखों में थोड़ी सी संकोच आता है। वह सोचता है कि हेवन अर्थ रिंग के बारे में, लेकिन हालनी के पास एक और ब्लैक रिंग थी जो कि नानगुनवान के सीनियर मास्टर सिस्टर के पास से मिली थी उसको। हालनी के मन में ख्याल आता है, क्या ये दोनों रिंग एक्चुअली एक पेयर है, यिन और यांग का? और यही बात सोचकर उसके ओठों पर एक स्माइल आ जाती है। वह सोचता है कि ये दुनिया इतना ज्यादा अजीब है, इतना अच्छा कॉन्फिडेंस कैसे हो सकता है? फिर हालनी कहता है कि फिलोदॉस नालांग, डेविल फेम वैली के बारे में सबको पता है, वे हेवनली साउथ की सबसे डेंजरस जगह है। तुम कह रहे हो कि हम वहाँ पर जाए अंदर, लेकिन वहाँ से वापस निकलने की क्या गारंटी है? मुझे अपनी जान दांव पर नहीं लगानी। यह सुनते ही मार्कस नालांग और मास्टर जेट पीएल एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि सच को तो डेविल फेम वैली सबसे ज्यादा खतरनाक जगह है, लेकिन वहाँ पर जाना हमारे लिए आसान है, पर वहाँ के ट्रीजर तक पहुँचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वहाँ पर कई सारे एंसेंट ट्रैप है और शिफ्टिंग स्पेस ट्रियर है और कई सारे एंसेंट रिस्ट्रिक्शन भी है, लेकिन जितना बड़ा डेंजर होगा उतना ही बड़ा रिवॉर्ड। मास्टर चांगकुन ने यही लिखा था कि वैली के आउटर रीजन में ही कुछ रेयर टीजर मिले थे उन्हें। सोच लो, अगर वो बाहर ही जाकर इतने ज्यादा टीजर को पा लिया, अगर अंदर हम थोड़ा चले जाएंगे तो हमें कितना ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। हालनी अभी शांत रहता है, पर उसके चेहरे पर थोड़ा सा इंटरेस्ट नजर आने लगता है, जिसे देखकर वह ओल्ड मैन जेड बोलता है कि हालनी, अगर तुम इतना रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, वो हेवन अर्थ रिंग हमें दे दो, हम तुम्हें कुछ स्पिरिट स्टोन दे देंगे, लेकिन सोच लो ऐसे मौकों को मिस नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें वहाँ पर कोई एंसेंट कल्टीवेटर का मेडिसिन और टीजर पा लिया तो तुम्हारा नेशन सोल स्टेज से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचना काफी सेफ हो जाएगा। शायद तुम्हें ऐसा सीक्रेट का भी पता चल जाए जो कि कोई भी नहीं जानता हो। यह सुनकर हालनी थोड़ा स्माइल करता हुआ कहता है कि तुम दोनों मुझे डेविल फेम वैली में ले जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास तो अपने सेट के कई सारे नेशन सोल के कल्टीवेटर है, मुझे ही क्यों चूज किया? यह बात सुनते ही दोनों एकदम ऑकवर्ड हो गए और मार्कस नालांग फिर कहता है स्माइल करते हुए कि सच बताऊं तो डेविल फ्लेम वैली के अंदर कुछ एंसेंट बीस्ट है, उनमें से एक है एंसेंट फ्लेम मेढक, एक ऐसा क्रिएचर जिसके
इसका डिमोनिक फायर हमारे नेशन फ्लेम से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हार्ली तुम्हारे पास जो ब्लू फ्लेम आइस है उसकी वजह से हम उसको रोक सकते हैं। हार्ली यह सुनकर थोड़ा हैरान हो जाता है। वह कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं उस सेंसेड फ्लेम मेढक से फाइट करूं और तुम दोनों को मौका मिल जाए और टीजर को तुम वहां से ले लो। यह सुनते जेड कहता है कि नहीं, लड़ाई नहीं, उसका ध्यान थोड़ा सा बस हटा देना, बस इतना ही काफी होगा। उसका नेस्ट से एक पुराने कल्टिवेटर के बॉडी से जहाँ एक स्टोरेज पाउच रखा हुआ है उसे हमें लेना है। मास्टर चांकुन भी उसके पास गया था, लेकिन वो फ्लेम मेढक के वेनम की वजह से वो नहीं ले पाया और वहाँ से निराश होकर लौट गया। मार्कस नलांग बोलता है कि हार्ली, अगर हम प्लान सही से करें तो तुम्हारा इस फ्लेम से हम फ्लेम मेढक को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और उससे भी अच्छी बात यह है कि वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और ना कोई स्पेस टियर है, ये बेस्ट चांस है। फिर हार्ली सोचता है और कहता है कि तो मतलब डेविल फ्लेम वैली के अंदर जाके फ्लेम मेढक से डील करना कम्प्लीटली सेफ होगा। मार्कस नलांग तुरंत कहता है कि एग्जैक्टली, और अगर हमारा लक सही रहा और उस कल्टिवेटर के टीजर से हमें कई सारी कीमती चीज मिल जाती है तो यह काफी हमारे लिए वर्थ इट होगा। यह सुनकर हार्ली हल्का सा स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हारे हेवन पिक सेट के तो कई सारे लोग हैं, तुम उन्हें क्यों नहीं ले जा सकते हैं, मुझे क्यों बोल रहे हो। यह सुनते ही मार्कस नलांग एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि हार्ली, हेवन अर्थ रिंग सिर्फ 3 लोगों को प्रोटेक्ट कर सकती है, चौथा आदमी आएगा तो वो मारा जाएगा, और वैसे भी गोस्ट पिक सेट के धोखा देने के बाद मुझे और किसी पे ट्रस्ट नहीं है। यह सुनकर हार्ली हल्का सा स्माइल करता है और कहता है कि लगता है ब्रदर नलांग का मुझ पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, मुझे काफी खुशी हुई यह जानकर। जेड तुरंत पूछता है कि तो हार्ली, तुम्हारा आखिर जवाब क्या है। तब हार्ली थोड़ा देर शांत रहता है और कहता है कि डेल फ्लेम वैली अभी 4 साल बाद खुलेगी और सेफ पीरियड में आएगी, मुझे सोचने के लिए अभी वक्त चाहिए, और तुम्हें मैं 1 साल पहले ही फाइनल जवाब दे दूंगा, और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो उस समय मैं तुम्हें हेवन अर्थ रिंग दे दूंगा, तुम जा सकते हो। यह सुनते ही मार्कस नलांग और जेड को यह आंसर थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्होंने ज्यादा फोर्स नहीं किया। वहीं पर हार्ली के लिए बहुत ज्यादा सेफ बेट था, क्योंकि वे अभी भी यंग था, उसके पास काफी समय था, जबकि मार्कस नलांग और जेड अपनी लाइफ के लास्ट फेज में थे। उनके लिए लास्ट जोखिम है जो कि उनको होप दे रही थी कि वो ज्यादा दिन तक जिंदा रह सकते हैं। और जैसे ही बातें खत्म हो जाती, हार्ली वहां से निकल गया और जेड ने उसे मेंडेलियन दिया, कहकर कि अगर कभी भी मुझे कांटेक्ट करना हो तो ये हेवन पिक डिसाइपल को दिखाना हो, मुझे मैसेज भेज देंगे। हार्ली उस मेंडेलियन को लेता और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वे दोनों अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और पूरी तरह से चारों तरफ रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। मार्कस नलांग का इंजरी अभी बहुत ज्यादा था, इस वजह से उसे रिकवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। वहीं पर हार्ली मन में सोचता है कि शायद वो कुछ सालों तक जिंदा भी न रह सके, तो मुझे इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। फिर उसने सारी बातें दिल से निकाल दी और शांत वन से अपने रेसिडेंस की तरफ चल पड़ा, क्योंकि भी डेविल फ्लेम वैली के जाने का टाइम बहुत ज्यादा दूर था, लेकिन अभी मुलान स्टील वॉरियर का टैग सामने आ खड़ा था और उसे इग्नोर करना काफी मुश्किल था। इस वजह से उसे पूरा फोकस अभी उस पर रखना था। और जब हार्ली फाइनली अपने रेसिडेंस वापस लौटा तो उसने देखा कि मार्शल सीनियर बदलू और चाइल्ड फायर ड्रैगन और लेडी फर्स्ट फ्लोर पर वेट कर रहे होते हैं, और वहीं पर साइड में भी मुबलिंग क्वाइटली बैठी होती है। जैसे ही उसने हार्ली को अंदर आते देखा तो वे तुरंत भागकर उसके पास गए और कही कि तुम वापस आ गए। सीनियर लू और सीनियर लांग काफी टाइम से आपका वेट कर रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई थी। हार्ली मुबलिंग के चेहरे पर एक रियल स्माइल को देखता है और कहता है कि सब कुछ ठीक है, तुम पहले जाकर रेस्ट करो, मैं अपने दोनों सीनियर मास्टर ब्रदर से थोड़ा बात करना चाहता हूँ। जैसे मुबलिंग यह सुनती है, वो एक चार्मिंग स्माइल और एक सेडेक्टिव स्टाइल में हार्ली को देखकर कहती है ठीक है, और वो वहां चली जाती है। हार्ली मुबलिंग को ऊपर की तरफ जाते हुए देखता है और उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग महसूस होती है, लेकिन तभी उसी समय उसके मन में नानगुनवान का फेस आ जाता है और उसकी वहीं पर फट जाती है। और वहीं पर जब एल्डर लू ने हार्ली के एक्साइटेड मूड को देखा तो वो टीज करते हुए कहता है कि क्या जूनियर मार्शल ब्रदर हान चिल्ड्रन की तैयारी कर रहे हैं। हार्ली उन दोनों को देखकर एक अजीब से स्माइल देता है और वहां पर बैठ जाता है और कहता है कि सीनियर मार्शल ब्रदर इन सब बातों को छोड़िए, यहाँ पर आप लोग आए होंगे जरूर टीटी मीटिंग के बारे में बात करने के लिए। यह सुनकर एल्डर लू तुरंत कहता है जूनियर मार्शल ब्रदर हान, तुमने सही गेस किया, ये मुलान इन्वेजन के बारे में ऑलरेडी हमने कई सारे सेट के मेंबर्स को इन्फॉर्म कर दिया है और मेजोरिटी ऑफ फेलो दोस्त रेडी है इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम इग्नोर करने से सॉल्व नहीं हो सकती। वो लोग जरूर 9 नेशन यूनियन का सपोर्ट करेंगे और हमें भी उनमें शामिल होना पड़ेगा। ऑफ कोर्स कई सारे नेशन सोल कल्टिवेटर कंपनसेशन के लिए काफी सारे स्पिरिट स्टोन मांगेंगे, लेकिन मुझे पूरा यकीन है 9 नेशन अलायंस यह देने के लिए पूरी तरह से मान जाएगा। मुलान काफी फेयरसम है, लेकिन सही बात यह भी है कि 9 नेशन यूनियन पे ही सबसे बड़ा अटैक होने वाला है। यह सुनकर हार्ली नोट करता और थोड़ा बजट टोन में कहता है कि अगर ऐसी बात है फिर डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नेशन सोल स्टेज में कुछ ही सालों में हूँ और मैं कई सारे एनिमीज से लड़ चुका हूँ। तब चाइल्ड फायर ड्रैगन ने सोलेमान एक्सप्रेशन के साथ बोलता है कि फिलोदोस्टान, शायद तुम्हें यह नहीं पता होगा कि एक ग्रुप ऑफ राइचस और डेविल दाव कल्टिवेटर हमसे मिलने आए थे और कुछ बातें डिस्कस किया, और मुझे लगता है कि ये रीजनेबल है, हमें तुम्हें भी बता देना चाहिए। यह सुनकर हार्ली थोड़ा ब्लिंक करता और एक मिस्टीरियस स्माइल के साथ कहता है कि क्या बात है सीनियर लान, 9 नेशन यूनियन इस अपॉर्चुनिटी को यूज करके बाकी 3 पावर को वीक करने की प्लान तो नहीं कर रही है। तब वुडमैन लू स्माइल के साथ कहता है कि जूनियर मास्टर ब्रदर हान सच में इंटेलिजेंट है, किसी सेकंड में आपने इतना करेक्ट गेस कर लिया, लेकिन 9 नेशन यूनियन के लिए एक ही साथ में 3 से ऊपर पावर को डील करना काफी टफ होगा। हो सकता है वो 1 या 2 पावर के साथ मिलकर 3rd पावर को डाउन करने का प्लान बनाया हो। यह चीज हवेली दावा अलायंस अलाउ नहीं करेगा। जिस समय मुलान स्पेल वॉरियर
रिट्रीट करेंगे उस समय कल्टीवेशन वर्ल्ड अनस्टेबल होगा और उस समय उनको सबसे अच्छा मौका मिल जाएगा अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। जिसको सुनकर चाइल्ड फायर ड्रैगन बोलता है कि सिंपल है, अभी के लिए तीनों सुपर पावर 9 नेशन यूनियन की बात मानेंगे, लेकिन हम ये अलाउ नहीं करेंगे कि वो हमारे खिलाफ प्लान करे और हमारे नेशनल कल्टीवेटर को वीक करे। हमने राक्षस और डेविल दाव के साथ डिस्कस करके डिसाइड किया है कि ऑफिशियल हॉल में कई सारे रूल भी हम अपनी तरफ से रखेंगे और उसको डिस्कस करेंगे और 9 नेशन यूनियन को मजबूर करेंगे वो अपने एल्डर्स को बैटल में भेजे और इसीलिए जूनियर मास्टर ब्रदर हान और कई सारे कल्टीवेटर की जरूरत पड़ेगी इस प्रपोजल को सपोर्ट करने के लिए। हानली ये सुनते बिना हेजिटेशन के रिप्लाई करता है कि नो प्रॉब्लम, मुझे भी नहीं चाहिए कि कोई भी कल्टीवेटर सीक्रेटली मेरे अगेंस्ट प्लान करे जब मैं स्पेल वॉरियर से लड़ाई कर रहा हूँ। ओल्ड मैल्यू सीज करते हुए बोलता है गुड, जूनियर मास्टर ब्रदर हान के अलावा हम बाकी फ्लोदाइस्ट को भी कॉन्टेक्ट करेंगे और इंश्योर करेंगे कि लीव सेट और फ्लोइंग माइंड सेट के कुछ सीक्रेट के बारे में पता चल जाए। होपफुली ये वॉर जल्दी खत्म हो जाए, नहीं तो हवेली साहब में लॉस बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है। चाइल्ड फायर ड्रैगन कोल्ड स्माइल दिया और कहता है कि अपनी कल्टीवेशन के साथ अगर केयरफुल रहोगे तो हम अपनी लाइफ को प्रिजर्व कर सकते हैं वॉर में। लास्ट मुलान इन्वेजन में मैंने कई सारे स्पेल वॉरियर को मारा था और इस बार उससे भी ज्यादा लोगों को मारना है। हालिया सुनते स्नाइड हो जाता है, वो चाइल्ड फायर ड्रैगन को देखता है जो कि एक चाइल्ड के साइज में था, लेकिन अर्ली नेशनल सोल स्टेज के साथ उसका पावर और उसकी स्पिरिचुअलिटी काफी ज्यादा हैवी थी। क्लियरली उसके हाथ से काफी लाइफ जा चुकी थी, उसने कई सारे लोगों को मारा था जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा पावरफुल हो पाया था। तीनों थोड़ी देर तक बातें करते हैं, डिस्कशन करने के बाद वो डिटेल में घुस जाते हैं और स्ट्रेंज बीस्ट और स्पेल वॉरियर के बारे में बातें करते हैं और जिसके बाद बातें खत्म हो जाती है और वहां से वो जाने लगते हैं। तब हाली देखता है कि ओल्ड मल्लू थोड़ा स्टेट करके पूछता है कि जूनियर मास्टर ब्रदर तुम्हारी आज मीटिंग हुई थी किसी ओल्ड फ्रेंड के साथ, उसका क्या हुआ? उसका फेस हाली के एक्सप्रेशन को स्टडी कर रहा होता है जैसे बिट्रे होने का वेट कर रहा हो। हाली यह देखकर समझ जाता है, वह कामली कहता है कि कुछ नहीं, हमने बस कुछ पास्ट की बातों को डिस्कस किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। यह सुनते ओल्ड मल्लू का चेहरा खुशी से चमक उठता है और ओल्ड मल्लू की खुशी का ठिकाना नहीं होता, जिसे देखकर चाइल्ड फायर ड्रैगन काफी इरिटेट होता है और उससे जबरदस्ती वहां से ले जाने लगता है। हाली स्टैंड से बाहर स्टैंड करके उन्हें दूसरी बिल्डिंग में एंटर करते हुए देखता है, शायद किसी और कल्टीवेटर से मिलने और उसी बात को आगे डिस्कस करने के लिए। फिर हाली अपने चिन को स्ट्रोक करता है, थोड़ी देर पॉन्डर करने के बाद वापस अंदर चला जाता है। फिर दूसरे दिन 9 नेशन यूनियन वहीं पर डिस्कशन फिर करता है और वहां पर नेशनल सोल कल्टीवेटर का नंबर ऑलमोस्ट डबल हो चुका था। वहां पर 3 सुपर पावर के एल्डर्स और कई सारे रोग कल्टीवेटर भी आ चुके थे। ये सडन चेंज फ्लोइंग माइंड सेट के लेडी की और लीव सेट के वांगपिंग ने किया था। वहां पर सभी डिस्कशन एकदम अच्छे चला जाता है जैसे उन्होंने प्लान किया था और हाली के 2 नेशनल सोल कल्टीवेटर की एक पार्टी असाइन होती है जिसमें 8 कोर फॉर्मेशन की कल्टीवेटर भी होती है और उनको एक बॉर्डर मिलता है स्टेट ऑफ यू का, जो कि 3 सबसे क्रिटिकल लोकेशन में से एक था जहां पर मुलान इन्वेजन टारगेट करने वाला था। अगर ये पॉइंट वो डिफेंड कर लेते हैं मुलान के फ्यूचर बच जाएगा। हाली के अलावा उस ग्रुप में बाकी के नेशनल सोल कल्टीवेटर थे जिसमें से पहले का नाम ओल्ड मैन मान था जो कि राइचस दाव का लीन और हेल्दी ओल्ड मैन, वहीं पर दूसरा राइचस दाव का लीन और हेल्दी मैन और दूसरा बंदा था एक ग्रीन रोबोट मैन जिसका नाम गुस्वांको था, जिसके बारे में हम पिछले एपिसोड में देख ही चुके हैं। उसके बेस्ट पर सिर्फ एक स्प्लिट बीच पाउच था, लेकिन हाली को उसके फैंस की का क्लियरली अंदाजा लग रहा था वो बीस्ट कोई भी साधारण बीस्ट नहीं है। दोनों कल्टीवेटर हाली के अर्ली नेशनल सोल स्टेज के बराबर थे। क्योंकि स्पेल वॉरियर की मेन आर्मी जल्दी अटैक करने वाली थी, वो तीनों नेशनल सोल के कल्टीवेटर डिसाइड करते हैं कि अपने कोर फॉर्मेशन जूनियर को पीछे छोड़कर वो पहले स्पेल फॉर्मेशन पर पहुंच जाएंगे उस मेन पॉइंट पे जहां पर अटैक होने वाला है। पूरी जर्नी में ओल्ड मैन माँ काफी इंटरटेनिंग बात कर रहा होता है और फनी भी, लेकिन वहीं पर वो ओल्ड गुक मोस्टली साइलेंट रहता है। उसका एकदम एक्सप्रेशन सुलहन रहता है और उसका चेहरा देखकर कोई नहीं बता सकता वो क्या सोच रहा है। वहीं पर हाली भी स्माइल के साथ पूरे रास्ते ओल्ड मैन माँ के साथ बातें करते आ रहा था और एक रिफाइंड इंप्रेशन को दे रहा होता है। दोनों को पता था कि हाली न्यूली असेंडेड नेशनल सोल कल्टीवेटर है, तो वे दोनों हाली को काफी ज्यादा लाइटली ले रहे होते हैं। लगभग आधे महीने बाद स्टेट ऑफ व्यू के एक येलो ड्रैगन माउंटेन में हम एक टकले बंदे को देखते हैं जो कि वहां पर एक हॉल में खड़ा होता है और इधर उधर घूम रहा होता है बिना रुके सर्कल में पागलों की तरह। उसका एक्सप्रेशन एकदम काफी ज्यादा टेंस होता है और तभी एक रेड लाइट ऑफ स्ट्रीक सडनली बिल्डिंग के अंदर आती है। रूम के सारे कल्टीवेटर शॉक में पड़ जाते हैं उस लाइट के सडन अपीयरेंस को देखकर। वो आदमी तुरंत इंस्टेंटली वहां पर आता है और उस लाइट के सामने पहुंच जाता है। वो साइन ट्रांसमिशन तालिस्मान होता है और जिसको पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर एक और सा एक्सप्रेशन आ जाता है और तभी वहां से एक फीमेल कल्टीवेटर पहुंचती है कि सीनियर लू। और यहाँ पर ये बता दो कि ये लू बंदा जो कि मार्कस नालांग के साथ एक लू बंदा था और हाली के सीनियर मास्टर बदल लू उन दोनों से अलग है और मुझे अब लगता है इस राइटर को लू सरनेम काफी पसंद है। स्टोरी पे वापस आते हैं। यह सुनते ही तीनों कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर के एक्सप्रेशन टेंस हो जाते हैं। वे आदमी एकदम सीरियस फेस के साथ कहता है कि कोई रीइंफोर्समेंट नहीं आ रही है, बल्कि 3 नेशन सोल के फिलोदॉइस्ट यहाँ पर आ रहे हैं जो कि इस ग्रैंड फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करेंगे। जल्दी से उनका स्वागत करो और वेलकम करने की तैयारी करो। यह सुनते ही 4 कोर फॉर्मेशन के कल्टीवेटर खुशी से लाइट अप हो जाते हैं और तुरंत सैल्यूट करते हैं, पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। आउटसाइड ग्रीन मिस्ट के ऊपर 3 फिगर फ्लोट करते हुए आते हैं, एक ग्रैंड फॉर्मेशन स्टेशन को एग्जामिन कर रहे थे। ये तीनों और को नहीं बल्कि हाली और 2 नेशन सोल के कल्टीवेटर थे जो कि अभी तुरंत ही यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि ये लोग ग्रैंड फॉर्मेशन
फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, तो वो उनको एग्जामिन कर रहे होते हैं। वे तीनों सराउंडिंग ग्रीन मिस्ट को डिटेल में इंस्पेक्ट करते हैं, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वहाँ ग्रीन मिस्ट में एक फ्लैश ऑफ लाइट होती है और एक पैसेज क्रिएट हो जाता है। ओल्ड मैन मा और गू यांगपू ने इस चेंज पे ज्यादा नोटिस नहीं दिया। एक स्काई में साइलेंट स्टेयर कर रहा था और दूसरा मिस्ट के किसी और पार्ट को देख रहा होता है, जैसे उनको कोई फर्क नहीं होता। हार्ली भी कामली पैसेज पे एक फाइंड स्मेल के साथ नजर डालता है। थोड़ी देर बाद पैसेज से एक स्ट्रीक ऑफ लाइट बाहर निकलती है और वो 4 कॉर फॉर्मेशन के कल्टीवेटर होते हैं। उनमें से एक मिडिल एज दाइस्ट रिस्पेक्टफुली सैल्यूट करते हुए कहता है, जूनियर रिस्पेक्ट देता है 3 सीनियर को। क्या सीनियर, मैं आप सभी का नाम जान सकता हूँ? हार्ली ने देखा कि वो 2 लोग बोलने का कोई इंटेंशन नहीं रखते, तो वो स्माइल के साथ इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं डिपिंग क्लाउड सेट का एल्डर हार्ली हूँ। ये 2 फिलोदोस्ट मा और फिलोदोस्ट गू है और बाकी 8 कॉर फॉर्मेशन की कल्टीवेटर अभी रास्ते में। हम तीनों उनके पहले ही आ चुके हैं ताकि अच्छे से सभी चीजों को देख सके, और जबकि ग्रैंड फॉर्मेशन एक्टिव हो चुका है तो मुलान स्पिलबर्ग करीब ही होंगे। वहीं पर वो मिडिल एज कल्टीवेटर फिर अपने पीछे खड़े हुए 3 कॉर फॉर्मेशन कल्टीवेटर को इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो मिडिल एज कल्टीवेटर इंट्रोडक्शन देता है कि मैं क्लियर वर्ड सेट का होंग ज्यूजी हूँ और ये दोनों येलो मैपल वैली के मुरांग ब्रदर हैं, और ये लेडी सैबर ट्रांसफॉर्मेशन सेट की लेडी ली हैं। यह सुनते ही हार्ली का गेज मुरान ब्रदर पर फिकर होता है। वह मिस्टीरियस स्माइल के साथ बोलता है कि क्या फिलोदोस्ट नहीं अभी ठीक है? यह सुनकर मुरांग ब्रदर काफी सरप्राइज हो जाते हैं। वह खुशी से रिस्पॉन्ड करते हैं कि क्या सीनियर आप मार्शल सिस्टरनी को पहचानते हैं, लेकिन हम उन्हें काफी सालों से नहीं मिले हैं, इस वजह से हम नहीं बता सकते कि वह कैसी है। हार्ली थोड़ा स्माइल के साथ कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे सीनियर मास्टर सिस्टर को जानता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम दोनों मुझे नहीं पहचान रहे हो। यह कोई सरप्राइजिंग नहीं है, मैं तो तुम दोनों के लिए बस एक पासिंग फेस था। यह सुनकर दोनों ब्रदर काफी शॉक हो जाते हैं। उनको लगता है कि कहीं तो देखा है सीनियर को, लेकिन याद नहीं आ रहा था उनको। दोनों केयरफुली हार्ली को देखते रहते हैं। फाइनली थोड़ा फैमिलियर फील हुआ। वहीं पर हार्ली फिर साइड से ओल्ड मैन लिव और गू को देखता है, जो कि अपने ख्यालों में खोए होते हैं। फिर हार्ली उस कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर्स कहता है कि अब हमें अंदर चलना चाहिए। यह सुनते ही वो होंग यूजी थोड़ा बफल करता है और कहता है कि बिल्कुल सीनियर, आप मेरे साथ चलिए, मास्टर लू आपका बहुत देर से वेट कर रहे हैं। उसके बाद वो कोर फॉर्मेशन कल्टीवेटर ग्रीन मिस्ट के अंदर लीड करते हुए उन्हें ले जाते हैं और कुछ ही देर बाद हार्ली और बाकी लोग हॉल के अंदर पहुंच जाते हैं। वहां पर एक टकला आदमी खड़ा होता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।